हेलो दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग द्वारा अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को अपनाया गया है? किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को अपनाया है? ये किसने अपनाया है? ये हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने। तो ये एरियल सीडिंग तकनीक है क्या? यह जो है एक रोपण तकनीक है। क्या? रोपण तकनीक है, जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या अन्य हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीड वाल्व का छिड़काव किया जाएगा। सीड वाल्व का छिड़काव किया जाएगा। सीड वाल्व का छिड़काव किया जाएगा। सीड वाल्व जो है मिट्टी, खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से ढके हुए छर्रों के समान बीज होते हैं। सीड वाल्व होता क्या है? ये मिट्टी, खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से बना हुआ था और छर्रों के समान ये बीज होता है। इन छर्रों को तब अंकुरित किया जाएगा जब पर्याप्त वर्षा हो। इसके भीतर मौजूद पोषक तत्व प्रारंभिक विकास में मदद करते हैं। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? वो है चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। राजस्थान की जयपुर। गुजरात की क्या है? गुजरात की है गांधीनगर। दिल्ली की दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में चर्चे में रहा मदुमलाई टाइगर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मदुमलाई टाइगर अभयारण्य किस राज्य में स्थित अभी चर्चे में रहा है? वो किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। यह अभयारण्य नीलगिरी पहाड़ी पर मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित। मुख्यतः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा बहुत भाग केरल और कर्नाटक में भी है, लेकिन ज़्यादा भाग ये तमिलनाडु में है। और ये अभयारण्य जो है तमिलनाडु में माना जाता है। मदुमलाई टाइगर अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसमें जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या? ये इसमें टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई, इसीलिए जो है ये वर्तमान समय में चर्चे में है। मदुमलाई टाइगर अभयारण्य तमिलनाडु में है और इसके चर्चे में रहने का एक प्रमुख कारण है कि इसमें बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वही तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नटेशा की शिव मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? नटेशा की शिव मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? यह है राजस्थान। किससे? राजस्थान। यह मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। राजस्थान के बरौली में घाटेश्वर मंदिर से संबंधित यह मूर्ति है। यह मूर्ति जो है ये दुर्लभ बलुआ पत्थर की है, जिसे 1998 में तस्करी द्वारा देश से बाहर कर दिया गया था। तस्करी द्वारा देश से बाहर कर दिया गया था। अब यह 22 वर्ष बाद भारत वापस लौट रही है। यह मूर्ति 1998 में तस्करी द्वारा बाहर चली गई थी और अब यह 22 वर्ष बाद भारत वापस लौट रही है। यह जो मूर्ति है नटेशा की शिव मूर्ति, यह 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। राजस्थान की प्रतिहार शैली जो है उसमें शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। इस मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण किया गया है। बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर।
मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं कि भारत सरकार द्वारा सागर विजन की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा सागर विजन की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। कब? वर्ष 2015 में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी अर्थात नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर विजन की शुरुआत की थी। ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए 2015 में भारत सरकार ने सागर विजन की शुरुआत की थी। सागर का पूरा नाम क्या है? यह सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व समृद्धि। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर का पूरा नाम है। मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व समृद्धि। ये जो सागर है एक समुद्री पहल है। क्या? एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों को प्राथमिकता देती है। क्या? हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत के प्रयासों को प्राथमिकता देती है। सागर शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। सागर शब्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2005 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया था। जो सागर शब्द है ये वर्ष 2015 में नरेंद्र मोदी जो है मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। वहाँ पर जो है ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सागर शब्द नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ा गया था। अब वर्तमान में 2015 में इस विजन की शुरुआत हुई थी, सागर विजन की, तो इस समय क्यों चर्चा में है? क्योंकि मॉरिशस की जो राजधानी है पोर्ट लुई, वहाँ पर भारत के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है। मॉरिशस की राजधानी में मॉरिशस की राजधानी का पोर्ट लुई, तो मॉरिशस की राजधानी में भारत के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है। तो वो जो है सागर विजन के एक उद्देश्यों को दर्शाता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारत के सहयोग से तैयार सुप्रीम कोर्ट सागर विजन के उद्देश्यों को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने एक कानून पास करके अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति दिया है? अभी एक देश है जो कि एक कानून पास किया है, उस कानून में एक अपने जो अधिकारियों को उस देश ने सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए शक्ति ज़्यादा दिया है, तो मतलब शक्ति बढ़ा दिया है। उस कौन से देश है वो है तुर्की। तुर्की ने जो है एक कानून पास करके अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति दिया है। इस कानून के अनुसार फेसबुक, ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को प्रतिनिधि कार्यालय रखना होगा। फेसबुक, ट्विटर जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को अपना प्रतिनिधि कार्यालय रखना होगा और तुर्की में उपयोगकर्ता डेटा को भी संग्रहित करना होगा। बात आई तुर्की की, तो तुर्की जो है द्विमहाद्वीपीय देश है। तुर्की जो है द्विमहाद्वीपीय देश है। कौन कौन? यूरोप और एशिया में। इसका थोड़ा सा उत्तरी भाग यूरोप में है और जो ज़्यादा भाग दक्षिणी वाला है वो एशिया में है। तुर्की में एक बहुत ही फेमस पठार है, अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार जिसे तुर्की का पठार भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनातोलिया का पठार कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ये कहाँ है अनातोलिया का पठार? ये तुर्की या टर्की। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। कहाँ? तेहरान।
संयुक्त अरब अमीरात माने यूएई माने यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद है। क्या? रियाद है। तो एक बार और देख लेते हैं। तो तुर्की ने जो एक कानून पास करके अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक सख्त दिया है। तुर्की जो है द्विमहाद्वीपीय देश है, माने ये जो देश है ये 2 महाद्वीपों में फैला, किसे? यूरोप और एशिया में। इसका उत्तरी भाग जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। तुर्की में एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार, जिसे तुर्की का पठार भी कहते हैं। तुर्की की राजधानी कहाँ? अंकारा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। संयुक्त अरब अमीरात माने यूएई, इसकी राजधानी क्या? अबू धाबी। ईरान की राजधानी तेहरान। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? वो कौन सी तिथि है जिस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? वो है 1 अगस्त। क्या? 1 अगस्त। अब ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी तिथि को, इसी डेट को माने 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई को एक अपराध बना दिया गया था। इसी दिन माने 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक की सामाजिक बुराई को एक अपराध बना दिया गया था। इसी दिन ट्रिपल तलाक को एक अपराध बना दिया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन। क्या? राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अब ये चर्चे में रहा आयुष मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब? 2014 में। अब इस राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी, तो अब चर्चे में क्या कारण है? ये चर्चे में इस समय क्यों आया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की समीक्षा की गई है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन की समीक्षा की गई है, इसीलिए राष्ट्रीय आयुष मिशन चर्चे में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष का जो पूरा नाम है वो है आयुर्वेदा। क्या? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये जो आयुष है इसका पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये जो है आयुष का पूरा नाम है। मतलब इतनी चिकित्सा पद्धति को आयुष में मिलाकर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? कब मनाई गई? ये मनाई गई 1 अगस्त 2020 को। कब? 1 अगस्त 2020 को। इनकी जो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त को हुई थी। इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 1 अगस्त 2020 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, और 100 साल इनका पूरा हुआ 1 अगस्त 2020 को। तो 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई 1 अगस्त 2020 को। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और इनकी जो 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई वो 1 अगस्त 2020 को। इनकी मृत्यु के दिन ही माने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? असहयोग आंदोलन।
मतलब बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई और 1 अगस्त को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब असहयोग आंदोलन के दिन इनकी मृत्यु हुई थी और ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। उनके निधन पर, इनका निधन हुआ क्या था, मुंबई में हुआ था। इनके निधन पर, बाल गंगाधर तिलक के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। क्या कहा था गांधी जी ने? आधुनिक भारत का निर्माता। जबकि नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। क्या कहा था नेहरू जी ने? भारतीय क्रांति का जनक। इसमें देख लीजिए, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले में। 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त, इसमें गलत लिख दिया गया, 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1 अगस्त 2020 को 100 साल हुआ, इनकी मृत्यु का 100 साल हुआ। मतलब 100वीं पुण्यतिथि 1 अगस्त 2020 को इनकी मनाई गई। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्या? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनके 2 दैनिक समाचार पत्र थे। कौन? दैनिक समाचार पत्र, ये दोनों दैनिक थे। कौन? मराठा और केसरी। मराठा जो अंग्रेजी में छपता था। क्या? मराठा जो है अंग्रेजी में छपता था और केसरी मराठी में। मराठा मराठी में नहीं था, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी में थे। इतना याद रखिए, मराठा मराठी में नहीं था, मतलब मराठा अंग्रेजी में छपता था और केसरी मराठी में। इनके ऊपर जो है राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया। तिलक जी के ऊपर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया और 6 वर्ष के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया। और बंद कहाँ किया गया था? मांडले जेल। कहाँ पर? मांडले जेल में इनको बंद किया गया था 6 वर्ष के लिए। मांडले जेल है कहाँ वर्तमान में म्यांमार। यहाँ पर इनको 6 वर्ष के लिए सजा सुना करके इनको बंद कर दिया गया था। और इसी जेल में रहते हुए तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। इसी जेल में रहते हुए तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है द आर्कटिक होम इन दी बेदाज। इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द आर्कटिक होम इन दी बेदाज। तो द आर्कटिक होम इन दी बेदाज, और जो जेल में रहते हुए उन्होंने लिखा था वो था गीता रहस्य। क्या? गीता रहस्य। तिलक जी ने गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव कार्यक्रम चलाया था। क्यों चलाया था? ये महाराष्ट्र में इन्होंने चलाया था लोगों को जागरूक करने के लिए। ये कहाँ चलाए थे? ये महाराष्ट्र में। दोनों कार्यक्रम इनके जो है महाराष्ट्र में थे। गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव, ये दोनों कार्यक्रम महाराष्ट्र में चलाए थे। क्यों चलाए थे? लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हें जो है वैलेंटाइन सिरोल और कहीं कहीं चिरोल लिखा रहता है, सिरोल या चिरोल। ये अंग्रेज था। इसने जो है तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। या किसने भारतीय अशांति का जनक इन्हें तिलक जी को कहा था? कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। बाल गंगाधर तिलक जी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किए थे। क्या? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। गांधी जी ने तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। क्या? भारतीय क्रांति का जनक। एक बार और, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु, तिलक जी की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी और 100वीं पूर्ति थी इनकी 1 अगस्त 2020 को पड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से किस कंपनी ने सऊदी अरामको कंपनी को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि पुनः हासिल कर ली? अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि सबसे मूल्यवान कंपनी जो है सऊदी अरामको है, सऊदी अरब की है, सऊदी अरामको की है। लेकिन अभी अभी ये डेटा बदल गया है और सऊदी अरामको कंपनी को पछाड़ते हुए सबसे मूल्यवान कंपनी बदल गई है। तो ये कौन हो गई है सबसे मूल्यवान कंपनी? वो ये हो गई है एप्पल। कौन? एप्पल। एप्पल कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिकी। कहाँ की? अमेरिकी कंपनी है। और ये सऊदी अरामको जो अभी पीछे चली गई 2 नंबर पे हो गया, वो जो है सऊदी अरब की है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? माइक्रोसॉफ्ट जो ये भी अमेरिकी की है, अमेरिका की, अमेरिकी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्री ये भारत की है। तो अब इस समय विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल हो गई है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे सऊदी अरामको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा पर गठित संसदीय समिति ने ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की सिफारिश की है? ओबीसी का क्रीमी लेयर बढ़ाने के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई थी। उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दे दिया है, उन्होंने 8 लाख से ज़्यादा करने की सिफारिश की। तो कितना करने की सिफारिश की है? वो है 15 लाख। कितना? 15 लाख। ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर गठित संसदीय समिति ने 15 लाख करने की सिफारिश की है। कितने? 15 लाख। ये जो समिति गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गणेश सिंह। गणेश सिंह। वर्तमान में क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख रुपए है और जिसे इस समिति ने बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन के दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी से चर्चा में रहे नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासन काल में हुआ? अभी हाल ही में ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी हो रही है और वो जो है वो नटराज मूर्ति है। नटराज मूर्ति। तो नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासन में हुआ है? किस वंश के? ये है चोल वंश के शासनकाल में। चोल वंश के शासनकाल में नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास हुआ है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये था विजयालय। ये दक्षिण भारत के सब वंश हैं, सातवाहन वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो है विजयालय। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश का वो है सिमुक। पल्लव वंश का ये है सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ये है दंती दुर्ग या कहते हैं इसे दंती बर्मन। एक बार और देख लेते हैं। नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ था? वो है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। कौन? विजयालय। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती बर्मन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर
किस व्यक्ति को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? अभी हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर किस व्यक्ति को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? इनकी मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, अब इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये है शकुंतला देवी। कौन? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को अक्सर ह्यूमन कंप्यूटर के टाइटल के साथ शकुंतला देवी को अक्सर ह्यूमन कंप्यूटर के टाइटल के साथ केवल कुछ सेकंड में मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को हल करने की क्षमता के लिए श्रेय दिया जाता है। इनका निधन जो है 83 वर्ष की उम्र में 21 अप्रैल 2013 को बंगलोर में हुआ था। कहाँ पर? बंगलोर में 21 अप्रैल 2013 को ही बंगलोर में इनका निधन हुआ था। अब जाकर इन्हें मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। कौन शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। कब से? 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। 1 से 15 अगस्त तक यह जन जागरूकता अभियान चलेगा। एक मास्क अनेक जिंदगी। इस अभियान के दौरान जो है लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जो जन जागरूकता अभियान है इसके द्वारा लोगों को कोविड-19 संक्रमण से कैसे बचा जाए उसके उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इस जो जन जागरूकता अभियान अर्थात एक मास्क अनेक जिंदगी, इसके तहत मास्क बैंक की स्थापना भी की जाएगी। क्या? मास्क बैंक। इसमें क्या होगा? इसमें जो है दाताओं से मास्क एकत्र करके मास्क एकत्र करके गरीब लोगों को फ्री में वितरित किया जाएगा। मास्क बैंक में लोगों से अपील की जाएगी कि आप जो है इसमें मास्क डोनेट करें और फिर इस मास्क को गरीब लोगों में फ्री में वितरित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। कहाँ? भोपाल। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की भी चंडीगढ़। राजस्थान का है? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। क्या? पिंक सिटी। अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी हाल ही में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट, अभी हाल ही में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश द्वारा पारित किया गया? किसके द्वारा पारित किया गया? ये अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यह एक्ट जो है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। ये जो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया गया अमेरिका में, यह जो है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। कहाँ? लंदन। थेम्स नदी के किनारे है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। फ्रांस की क्या है? पेरिस सीन नदी की है। इजराइल की क्या राजधानी है? जेरूशलम। जेरूशलम। एक बार फिर देखते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।